हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ इक्विलिब्रियम क्लासेस। सो अपने फाइनल अकाउंट्स कर रहे थे विद एडजस्टमेंट। बहुत सारी चीज़ों का हम एडजस्टमेंट सीख चुके हैं एंड आई गेस लास्ट क्लास के एंड में हमने एक क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 1। सो आज भी पहले एक क्वेश्चन करते फिर आगे प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, from the following trial balance prepare trading P&L for the year ended 31st March 19 and the balance sheet। ट्रेडिंग बनाना है, P&L बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है। मैं तो फॉर्मेट बना के रेडी हूँ। 1.25 पेज यानी मिनिमम 1 पेज तो लगेगा ही लगेगा, बट हमेशा मार्जिन लेके चलो। 1.25 पेज ट्रेडिंग P&L, 3/4 पेज बैलेंस शीट। सबसे पहले एडजस्टमेंट्स देखते हैं। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूं बिना एडजस्टमेंट देखे क्वेश्चन मत बनाना, बिकॉज क्या पता तुम वो आइटम को लिख चुके हो और बाद में तुम देखते हो अरे उस पर तो एडजस्टमेंट था। तो ये कभी भी ब्लंडर मत करना। सबसे पहले एडजस्टमेंट्स देखो। क्लोजिंग स्टॉक पे है, डेप्रिसिएशन पे है, कमीशन पे है, इंटरेस्ट पे है, रेंट पे है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो इन सभी एडजस्टमेंट्स में तुम ये दिमाग लगाओ कि इनमें से ट्रेडिंग अकाउंट का एडजस्टमेंट कौन कौन सा है, क्योंकि सबसे पहले क्या बनाते हैं हम लोग, ट्रेडिंग अकाउंट। तो एक तो क्लोजिंग स्टॉक है, डेप्रिसिएशन P&L, कमीशन भी P&L, इंटरेस्ट P&L, रेंट फैक्ट्री रेंट है या ऑफिस रेंट है। जब कुछ नहीं बोलता है तो हम ऑफिस रेंट लेते हैं, ये भी P&L, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सब P&L। तो सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट है ट्रेडिंग अकाउंट का, वो है क्लोजिंग स्टॉक। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट ओपनिंग स्टॉक से होगा। सो ओपनिंग स्टॉक अपने को गिवन है 22,300, परचेज है 230 और परचेज रिटर्न है 5200, 5200। परचेज इज 230 लेस परचेज रिटर्न 5200, 5200। तो ये हो जाएगा 2,24,800। सेल और सेल रिटर्न। सेल क्रेडिट होता है, सेल रिटर्न डेबिट। सो सेल्स है 3,17,400। सेल्स है 3,17,400। सेल्स रिटर्न है, सेल रिटर्न कितना है, 6,400, 6,400। तो नेट सेल हो जाएगा 3,11,000। अब तुम खुद ट्रायल बैलेंस को ऑब्जर्व करो और तुम डिसाइड करो कि और ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आ सकता है। फ्री होल्ड प्रेमाइस मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूं, प्रेमाइस इज एसेट। एरिया जो होता है उसको प्रेमाइस बोला जाता है। तो अगर तुम्हें नहीं कॉन्फिडेंस है प्लीज नोट डाउन कर लो, प्रेमाइस इज एसेट। तुम्हें एज अ स्टूडेंट लगता होगा अरे हाँ हमको आता, अरे हम समझ गए। बट मैं तुम्हें बिलीव दिला रहा हूं तुम कुछ नहीं जानते हो, ढेला भर भी तुमको कुछ नहीं पता है। ठीक है, ये अपना एरोगेंस को ना थोड़ा कुछ समय के लिए दबा दो। कोई भी चीज या तो अच्छे से समझ के दिमाग में रिटेन रखो, और अगर दिमाग में रिटेन नहीं रख पाते हो तो प्लीज लिख लो। मैंने तो ऐसे ही पढ़ाई की है, जो चीज मैं दिमाग में रिटेन रख पाता था रख लिया, नहीं रखने का है मैं तो लिख लेता था। सो प्रेमाइस हमारा एसेट होता है, एरिया, दैट्स प्रेमाइस। इंसिडेंटल ट्रेड एक्सपेंस, इंसिडेंटल हटाओ, ट्रेड एक्सपेंस P&L के डेबिट साइड में जाएगा। मैं फिर कह दे रहा हूं, ट्रेड एक्सपेंस P&L के डेबिट साइड में जाएगा, क्योंकि यहां पे लिखाता है मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हुआ एक्सपेंस, और ट्रेड होता है बाइंग और सेलिंग। ट्रेड इज नॉट मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड इज बाइंग एंड सेलिंग। सो ट्रेड एक्सपेंस इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस P&L के डेबिट में। मैं फिर हाथ जोड़ूंगा, प्लीज तुम इस भ्रम में मत रहो कि हाँ हमको आ गया, हम समझ गए। तुम वही 2 दिन बाद तुम दिमाग लगाओगे ना, तुमको याद नहीं होगा कि अरे ट्रेड एक्सपेंस को कहां लिखना था।
एक महीना बाद जब तुम एग्जाम दोगे ना, एग्जाम हॉल में तुमको दिमाग नहीं क्लिक करेगा कि ट्रेड एक्सपेंस को कहां लिखना था। सो जिस भी आइटम में तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं है, प्लीज उसको नोट करके लिख लो और अच्छे से लिखना। सो मैं फिर कह दे रहा हूं, ट्रेड एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। इंश्योरेंस P&L, ऑडिट फीस भी P&L में जाएगा, जब आएगा तो बताऊंगा। इंटरेस्ट, डेटर, वेजेस, वेजेस मेरा ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, वेजेस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। वेजेस 30,200, सैलरी, P&L, कैपिटल, ड्रॉइंग, इनकम टैक्स, इन्वेस्टमेंट, सेल रिटर्न। मेरे हिसाब से तो और कोई ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाएगा। तुम्हें अगर लगता है कोई जाएगा तो जरूर मेरे से व्हाट्सएप करके या कॉल करके क्लैरिफाई कर लेना, या फिर आगे क्वेश्चन में देखते जाओ। मेरे हिसाब से तो और कोई ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाने वाला है। तुम्हें किसी भी आइटम में डाउट होगा, क्लैरिफाई कर लेना फोन करके या व्हाट्सएप करके, खत्म। बस अब एक क्लोजिंग स्टॉक जाएगा एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट में तो क्लोजिंग स्टॉक की जर्नल एंट्री क्या होगी? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। मैं हमेशा पहले जर्नल सोचना प्रेफर करता हूँ। क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में, इसका मतलब अभी तक उसका जर्नल नहीं हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करने की जर्नल एंट्री होती है। क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग, तो ट्रेडिंग अकाउंट में किधर आएगा? क्रेडिट साइड। मैं तो अकाउंट्स में ऐसे ही बेटर हुआ जर्नल कर करके, और मैंने बहुत लोगों को देखा है उनको नहीं, बस हाँ ये इधर जाएगा, ये वहां जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ऐड होगा, लेस होगा, लेकिन क्या लॉजिक चल रहा है उस पर वो कभी दिमाग लगाना प्रेफर नहीं करते। जर्नल हुआ क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग, ट्रेडिंग के क्रेडिट में, एंड बिकॉज स्टॉक एसेट होता है तो बैलेंस शीट में एसेट साइड। क्लोजिंग स्टॉक 70,000 खत्म। और मेरे ख्याल से और कोई ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाएगा। अब इसको बैलेंस कर देते हैं। प्लीज ये सब आमने सामने लिखा करो। मैंने ऑब्जर्व किया है, एक यहां लिखते हो तो एक यहां लिखते हो या कहीं और लिखते हो, ये सब आमने सामने लिखा जाता है। क्रेडिट का टोटल है 381, क्रेडिट ही ज्यादा है 381 बिकॉज ट्रेडिंग अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, क्रेडिट ज्यादा है, इसका मतलब इनकम और गेन ज्यादा है। इनकम और गेन ज्यादा है इसका मतलब प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, और वो ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर होगा P&L अकाउंट में। तो डेबिट का टोटल कितना है? 224, 246, 246 और 30, 276, 277, 254, 276, 277, 277, 300, 3,81,000 में 277, 300 तो 700, 1,03,700। प्लीज कैलकुलेशन अपने से करिए। जब तक आप अपने से कैलकुलेशन नहीं करिएगा आपको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है आगे चल के। मेरे हिसाब से ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 1,03,700। हो सकता है मेरे से कभी कभार कैलकुलेशन एरर हो जाए तो तुम अपने हिसाब से रेक्टिफाई कर लेना। अब अगला स्टेप क्या होगा? सबसे पहले सभी एडजस्टमेंट्स को खत्म कर डालो, बिकॉज 70% मार्क्स इज फॉर एडजस्टमेंट, रेस्ट 30% मार्क्स बाकी चीजों का है। ये बात याद रखना, 70% मार्क्स एडजस्टमेंट का है, तो आप मैक्सिमम मार्क्स एडजस्टमेंट करके उठा सकते हो। तो सबसे पहले आप एडजस्टमेंट देख लो, ट्रेडिंग के कौन कौन से एडजस्टमेंट है वो कर लो, ट्रेडिंग को बैलेंस कर लो। अब P&L में सबसे पहले सारे एडजस्टमेंट्स खत्म कर डालो। क्लोजिंग स्टॉक हो गया, डेप्रीसिएशन प्रेमाइस पे लगाना है और फर्नीचर पे लगाना है। प्रेमाइस पे 5%, प्रेमाइस है 1 लाख का तो 1 लाख का 5% 5,000। फर्नीचर 20%, फर्नीचर है 9,000 तो 9,000 का 20% 1,800। प्रेमाइस भी एसेट, फर्नीचर भी एसेट, दोनों पे लगेगा डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन इज अ लॉस, तो
वो कहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा, P&L के डेबिट साइड। सो प्रेमाइस पे डेप्रिसिएशन लग रहा है 5%, तो 1 लाख का 5% 5,000। फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लग रहा है 20%, फर्नीचर है 9,000 का, तो 9,000 का 20% 1,800, तो टोटल बिजनेस को लॉस हो रहा है 6,800। प्रेमाइस और फर्नीचर एसेट है, बैलेंस शीट में अपीयर करेगा। प्रेमाइस है 1 लाख का, उसका वैल्यू डेप्रिशिएट किया 5,000 से, तो प्रेमाइस कितने का, यानी प्रेमाइस अब जो मेरे पास है उसका वैल्यू कितना होगा, 95,000। फर्नीचर है हमारे पास 9,000 का, उसका वैल्यू डेप्रिशिएट किया है 20% से, यानी 1,800, तो हमारे पास जो फर्नीचर बच गया उसका वैल्यू कितना, 7,200। कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव्ड 500। ट्रायल बैलेंस में देखें कमीशन कितना दिया हुआ है, 2700, दैट इज कमीशन रिसीव्ड। ठीक है, प्लीज इंटरप्रिटेशन अच्छे से सुनना। ट्रायल बैलेंस में जो कमीशन हमें दिया हुआ है, ऐसे तो वहां मेंशन भी है कमीशन रिसीव्ड, बट ये चीज हमेशा याद रखना, ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट, अगर कमीशन क्रेडिट में दिया हुआ है तो इनकम है, वो कमीशन रिसीव्ड है। 2700 मिल चुका है, 500 कमाए हैं लेकिन मिला नहीं है। एक्रूअल बेसिस सभी इनकम दिखाना होता है, चाहे मिले या ना मिले। तो 2700 मिल चुका, 500 कमाए हैं लेकिन मिला नहीं है, कमाए तो हैं, तो एज पर एक्रूअल बेसिस हमारी इनकम कितनी होगी, 3200। वी शुड राइट ऑल आवर इनकम्स वेदर रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड। सो कमीशन रिसीव्ड इज 2700, उसमें हम लोग 500 एक्रूड कमीशन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, बहुत लोगों से बाद में जब पूछेंगे ना, उनको ये याद होगा कि ऐड करना है लेस करना है, बट लॉजिक क्या है, क्यों ऐड कर रहे हैं क्यों लेस कर रहे हैं, वो उनको नहीं पता होता। क्योंकि बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो लॉजिक पे फोकस करते हैं। मैक्सिमम बच्चे, मार्क्स से मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैक्सिमम बच्चे सिर्फ एकदम हमको बहुत जल्दी सब कुछ जानना है, हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम चीज को समझें, हमें बस जल्दी जल्दी करा दो और फिर हम पूरा दिन भर मौज मस्ती करने में बिताएंगे। तो वो कोई तरीका नहीं है कोई चीज सीखने का। कोई चीज सीखना है तो उसमें टाइम लगेगा, तुमको उस पर टाइम देना पड़ेगा, तब सीख पाओगे, तो परफेक्शन आएगा। तो 2700 मिला है, 500 कमाए नहीं मिला, एक्रूअल बेसिस सभी इनकम दिखाना है चाहे मिले या ना मिले। तो 500 एक्रूड कमीशन, एडजस्टमेंट में जर्नल क्या होता है, एक्रूड कमीशन टू कमीशन, कमीशन को 500 से बढ़ा दिए, और वो जो 500 रुपया एक्रूड है जब तक मिल नहीं जाता तब तक वो हमारा एसेट है। तो बैलेंस शीट में एसेट साइड एक्रूड कमीशन 500। नेक्स्ट, इंटरेस्ट अर्न बट नॉट रिसीव्ड। देखिए कितना इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट दिया हुआ है 1400 क्रेडिट साइड। इंटरेस्ट अगर पेड होता तो डेबिट होता, डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्योंकि क्रेडिट दिया हुआ है दैट इज इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो 1400 इंटरेस्ट मिल चुका है, 600 कमाए हैं लेकिन मिला नहीं है, तो एज पर एक्रूअल बेसिस हमारी इनकम कितनी होगी, 2000। सभी इनकम दिखानी है चाहे मिले या ना मिले। 1400 मिल गया है, 600 कमाए हैं लेकिन मिला नहीं है, तो एज पर एक्रूअल बेसिस आवर इनकम ऑफ करेंट ईयर इज 2000। तो 1400 को 2000 करने के लिए 600 ऐड करेंगे। इंटरेस्ट रिसीव 1400, उसमें 600 क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो इनकम कितना, 2000। एक्रूड इंटरेस्ट क्योंकि एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, इसका मतलब उसका जर्नल नहीं हुआ होगा, तो उसका जर्नल अगर मैं दिमाग में सोचूं, एक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को 600 से बढ़ाना है इसलिए इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ, और ये जो 600 है जो एक्रूड है जब तक मिल नहीं जाता हमारा एसेट है,
तो हम इसको बैलेंस शीट में एसेट साइड शो करेंगे। $2,000 रेंट हैज बीन रिसीव्ड इन एडवांस। 200 रेंट कितना है? क्रेडिट साइड दिया हुआ है 2600। अगर रेंट डेबिट साइड होता तो रेंट पेड होता, और अगर क्रेडिट साइड है इसका मतलब रेंट रिसीव्ड है। तो 2600 रेंट हमें मिला है, जिसमें से 200 रुपया रेंट एडवांस का है। एडवांस का मतलब इसका मतलब वो करेंट ईयर का नहीं है, वो अगले साल का है। तो अगर 2600 में 200 रुपया अगले साल का है, एक्रूअल बेसिस बोलता है सिर्फ करेंट ईयर का एक्सपेंस और करेंट ईयर का इनकम लिखना है। तो अगर 2600 में 200 रुपया अगले साल का, इसका मतलब करेंट ईयर का इनकम 2400, तो उस 2600 में वो 200 रुपया जो एडवांस मिला है उसको क्या कर देंगे? डिडक्ट कर देंगे। रेंट रिसीव्ड 2600, उसमें से 200 रुपया एडवांस है, तो इसका मतलब इस साल का इनकम कितना? 2400। और वो जो 200 रुपया रेंट हमें एडवांस में मिला है, तो जब तक हम सामने वाले को सर्विस नहीं दे देते तब तक हम उसको अपनी इनकम नहीं मान सकते। तो वो 200 रुपया जब तक हम उसको सर्विस नहीं देते वो हमारी क्या है? बिजनेस की लाइबिलिटी। तो बैलेंस शीट में किधर आएगा? लाइबिलिटी साइड। ठीक है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5-6%। कैपिटल कितना है? 1.5 लाख। 1.5 लाख का 6% कितना होगा? 9000। सो 9000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। सो बिजनेस ओनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है, तो बिजनेस के लिए वो क्या है? एक्सपेंस इंटरेस्ट पेड, डेबिट ऑल एक्सपेंस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1.5 लाख का 6%, 9000। और वो जो इंटरेस्ट है ओनर को कैश के फॉर्म में नहीं दिया जाएगा, उसके कैपिटल में चेंजेस कर दिया जाएगा। तो क्योंकि उसको इंटरेस्ट मिलेगा, तो बिजनेस अपने बुक्स में कैपिटल का अमाउंट क्या करेगी? बढ़ा देगी। तो कैपिटल कितना था? 1.5 लाख। ओनर को 9000 क्या मिलना है? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9000, 159। अभी भी आउटर कॉलम में मत लिखना। ओनर लगाया 1.5 लाख, यानी बिजनेस उसको कितना लौटाएगी? 1.5 लाख। 9000 बिजनेस को उसको इंटरेस्ट देना है, तो बिजनेस अब फ्यूचर में उसको कितना लौटाएगी? 1,59,000। 1.5 लाख तो वो जो लगाया और 9000 ब्याज का देना है। तो बिजनेस की लाइबिलिटी कितनी है एज ऑफ नाउ? 1,59,000। देखते हैं और कोई चेंजेस आएगा कैपिटल में। 500 ऑन ड्राइंग। 500 ऑन ड्राइंग पूरा लाइन पढ़ोगे तो दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस ओनर से चार्ज करती है, तो बिजनेस के लिए इनकम है। ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट सब किसका बन रहा है? बिजनेस का। तो आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो बिजनेस 500 रुपया इंटरेस्ट ओनर से लेगी, तो बिजनेस के लिए इनकम, क्रेडिट ऑल इनकम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। और बिजनेस ओनर बिजनेस को कोई कैश में नहीं देने वाला, वो बोलेगा मेरे कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट कर दो। तो बिजनेस 500 रुपया उससे इंटरेस्ट लेना है, तो बिजनेस उसके कैपिटल में से वो 500 डिडक्ट कर देगी। $158,500। क्या लॉजिक? 1.5 लाख लगाया, 9000 बिजनेस को उसको ब्याज देना है, तो बिजनेस उसको 1,59 देगी। 500 रुपया बिजनेस उससे काट लेगी, तो अब बिजनेस की लाइबिलिटी कितनी? 1,58,500। सभी एडजस्टमेंट हो गए। किसी भी एडजस्टमेंट में तुम्हें डाउट होगा, फोन, व्हाट्सएप जैसे तुमको क्लैरिफाई करना है कर लेना। बट अब तो ईयर एंड आने को हो गया है एंड
सिर्फ गिनती के ही बच्चे डाउट्स क्लैरिफाई करते हैं, मैक्सिमम लोग तो जो लाइव आ रहे हैं वो तो कर रहे हैं, वीडियो में भी मेरे को पता है कौन से बच्चे कर रहे हैं कौन से नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे तो पढ़ ही नहीं रहे, पता नहीं कब जागेंगे। खत्म हो गया। अब जो जो आइटम ट्रायल बैलेंस में रह गए वो अब फाइनल अकाउंट्स में एक एक बार आएंगे। अब जिसको जहां लिखना है वो लिखते चले जाओ। प्रेमाइस हो गया। ट्रेड एक्सपेंस, मैं फिर बोल रहा हूँ ट्रेड एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस P&L में आएगा। ट्रेड एक्सपेंस है 11,200। इंश्योरेंस इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस 1850। ऑडिट फीस इज ऑल्सो एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस। Audit fees is also an indirect expense. All indirect expenses are written on debit side of P&L account. जब ये पूरा का पूरा फाइनल अकाउंट्स बन जाएगा तो अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर यानी सेल्स वगैरह एक लिमिट से ज़्यादा है तो फिर आपको आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करवाना पड़ेगा। यानी एक ऑडिटर आएगा, वो आपके फाइनल रिजल्ट्स को वेरीफाई करेगा, क्रॉस चेक करेगा कि क्या सभी रूल्स और रेगुलेशन फॉलो हुए हैं या नहीं, क्या अकाउंटेंट ने सभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो किया है या नहीं। तो ऑडिटर भी एक चार्टेड अकाउंटेंट ही होता है, तो वो आपसे काम के बदले में फीस लेगा। दैट फीस इज ऑडिट फीस। ऑल दीज ये सारे एक्सपेंसेस प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग से नहीं जुड़े हुए। कमीशन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, डेटर, एसेट, क्रेडिटर, लाइबिलिटी। डेटर 32,400। ठीक है, यहां पे मैं कुछ स्पेस छोड़ दे रहा हूं, 3-4 लाइन, क्योंकि अभी भी कैपिटल में बहुत सारे चेंजेस होने हैं। क्रेडिटर 24,830। वेजेस हो गया, सैलरी, एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, सैलरीज 15,200। वेजेस हो गया, कैपिटल लिख दिया हमने। ड्राइंग्स 12,000। ड्राइंग्स के वजह से भी कैपिटल क्या हो जाएगा, कम। ड्राइंग्स 12,000, तो ये हो गया 46,500। इनकम टैक्स प्लीज नोट कर लीजिए। अगर आपको इनकम टैक्स की जर्नल एंट्री याद होगी तो इनकम टैक्स की जर्नल एंट्री क्या थी, ड्राइंग्स टू बैंक। ये ओनर का अपना पर्सनल टैक्स है, और ओनर का कोई भी पर्सनल एक्सपेंस होता है सब ड्राइंग्स है। तो इनकम टैक्स इज ऑल्सो ड्राइंग्स, तो वो भी किससे लेस होगा, कैपिटल से। मैं यही तो आप लोगों को पूरे साल समझाते आया हूं कि आपका अगर बेसिक्स ठीक है, आपको अकाउंट्स में दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ये सब जर्नल पढ़ाते समय बताया जा चुका है, और अगर यकीन नहीं आता आप जर्नल डे 8 या डे 7 निकाल के देख लीजिए, आपको ड्राइंग्स का इनकम टैक्स का ट्रीटमेंट मिल जाएगा। इफ यू नो जर्नल यू नो अकाउंट्स, इफ यू डोंट नो जर्नल यू डोंट नो अकाउंट्स। बस सिंपल सी बात है। एंड जर्नल का ये मतलब नहीं कि वो डे 10 सिर्फ जर्नल के जो 10 वीडियो थे वही सिर्फ जर्नल नहीं है, वो तो जर्नल का एक बेस था। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आपने जर्नल सीखा, डेप्रिसिएशन वाली चैप्टर में आपने जर्नल सीखा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में आपको नई नई जर्नल सिखाई गई। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ वो जो जर्नल के 10 डेज है वो कर लिए तो आपका जर्नल आ गया। सॉरी, हर चैप्टर में जर्नल है, हर चैप्टर में जर्नल है। बहुत सारे जर्नल आपको यहां सिखाए गए और अभी भी आगे भी सिखाए जाएंगे। तो प्लीज समझिए अकाउंट्स है क्या। इन्वेस्टमेंट एसेट होता है, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड 8,000। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट अलाउड इज अ लॉस, डिस्काउंट रिसीव्ड इज अ गेन। दोनों का मैन्युफैक्चरिंग से कोई लेना देना नहीं है। तो डिस्काउंट अलाउड P&L डेबिट साइड, डिस्काउंट रिसीव P&L क्रेडिट साइड। तो डिस्काउंट अलाउड कितना है 7,500, डिस्काउंट रिसीव्ड इज
4200। सेल्स हो गया। बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल एसेट होता है हमारा, बिल रिसीवेबल है 5200। फर्नीचर हो गया, रेंट हो गया। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड इज कैश, जो कि आपका एसेट होता है 5040। बैंक बैलेंस नहीं, 5080, 5080 और बैंक कितना है 7600। सब कुछ हो गया। बस अब देख लेना है कि नेट प्रॉफिट आ रहा है, नेट लॉस, और फिर उसको कैपिटल में एडजस्ट कर देंगे। 1 3 1 6 1 8, 1 8 और 2 1 10, 1 10, 900 900 1300 1800, 1800 1800 6000, 1,16,000 आ रहा है क्रेडिट में। 1,16, 1 3 1 6 1 6 और 2 1 8 1 8 और 2 1 10, 1 14 14 हो गया 700 900 900 900 1300 1300 1800। हाँ, 1,16 आ रहा है क्रेडिट में। डेबिट में कितना आ रहा है 68 11 17 18 27 27 28 28 28 और 16 44 44 और 7 51 51 52,350 52,350। क्रेडिट ज्यादा है, फिर से एक बार देख लेता हूँ। 9 6 15 26 27 28 28 43 50 50 51। हाँ, तुम अपने से भी देख लेना, कैलकुलेशन एरर किसी से भी हो सकता है, तुम अपने से भी देख लेना। तो क्रेडिट ज्यादा है, इसका मतलब प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, और वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर तो कितना आ जाएगा 52,000 63,650 63,650। हाँ, 63,650। तुम अपने से भी देख लेना, मेरे हिसाब से तो इतना आ रहा है 63,650, तो 2,06,550। अब तुम देख लेना कि बैलेंस शीट दोनों साइड मैच कर रहा है या नहीं। वो मैं नहीं कर रहा, तुम देख लेना बैलेंस शीट दोनों साइड मैच कर रहा है या नहीं। कर गया तो ठीक है, नहीं करे तो बताना मेरे को। और तुमको किसी भी आइटम के ट्रीटमेंट में डाउट है, कोई सा भी आइटम क्यों कहीं गया या एडजस्टमेंट में उसके दिक्कत है तो बताना। ऐसे तो जितने भी एडजस्टमेंट हमने अभी तक किए हैं उसका डिटेल ट्रीटमेंट में ऑलरेडी तुम्हें बता चुका हूं। ठीक है, करो इतना, फिर आगे प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, give journal entries for following adjustments in final accounts. So तुम्हें adjustments given है, you have to pass journal entries। तो मैं करके रेडी, मैंने ऑलरेडी जर्नल कर लिया है। जर्नल करना है, इसका मतलब फॉर्मेट जर्नल का, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। पहला आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, डेबिट ऑल एक्सपेंस, बिकॉज ये रिकॉर्ड तो होना ही है, और जब तक वो आउटस्टैंडिंग है लाइबिलिटी, लाइबिलिटी यानी क्रेडिट। ठीक है, लॉजिक सब मैं तुम्हें 1000 बार बता चुका हूं। इंश्योरेंस 2000 इज पेड इन एडवांस, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस का जर्नल क्या हो जाएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस। पर बहुत मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस, बस इतना दिमाग में रहेगा। क्यों भैया, क्यों प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट कर रहे हैं, क्यों इंश्योरेंस क्रेडिट कर रहे हैं, कुछ तो लॉजिक होगा। सो मैं बार बार रिक्वेस्ट करूंगा, लॉजिक पे ध्यान दो।
वाई आप कोई भी चीज को आप क्यों डेबिट कर रहे हो, क्यों क्रेडिट कर रहे हो, जब तक आप उसका लॉजिक नहीं समझोगे आप अकाउंट्स नहीं सीख सकते। सिर्फ रट लेने से, ओ यस प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस, सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, लेकिन कोई आपसे पूछ दे व्हाट इज आउटस्टैंडिंग सैलरी, वो आपको नहीं पता, व्हाट इज प्रीपेड इंश्योरेंस, वो आपको नहीं पता, तो देन यू डोंट नो अकाउंट्स, आपको अकाउंट्स का कुछ नहीं आता है। सो मैं बार बार रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चंस ज्यादा बनाने से नहीं होता है, अकाउंट सीखा नहीं जाता है। अकाउंट सीखने के लिए उसके इन डेप्थ जाना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट्स पे फोकस रखना पड़ेगा। सो प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस, कहानी यही थी। प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट यानी डेबिट, और हम अपने बुक्स में इंश्योरेंस के अमाउंट को क्या कर देंगे, कम। एक्सपेंस को कम करने का मतलब क्रेडिट करना। 4,000 फॉर रेंट हैज बीन रिसीव्ड इन एडवांस, रेंट अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड रेंट, या फिर हम बोल सकते हैं रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। जितना रेंट हमें एडवांस में मिला है लाइबिलिटी यानी क्रेडिट, और हम अपने बुक्स में रेंट से होने वाली इनकम को कम करके दिखाएंगे क्योंकि उसका कुछ हिस्सा एडवांस में मिला है। तो रेंट को कम करने का मतलब इनकम कम करना यानी डेबिट। कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव्ड, एक्रूड कमीशन, एक्रूड इनकम, एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन, एक्रूड कमीशन एसेट डेबिट, और हम अपने बुक्स में कमीशन को बढ़ाएंगे क्योंकि एज पर एक्रूवल बेसिस हमें वो इनकम भी दिखानी होती है जो अर्न तो हुई है लेकिन मिली नहीं है। तो जैसे ही हम एक्रूड कमीशन को बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे तो हमारी इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस, डेबिट ऑल एक्सपेंस, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्योंकि ओनर को मिलेगा तो बिजनेस अपने बुक्स में ओनर का खाता बढ़ाएगी। ओनर का खाता बढ़ाना यानी कैपिटल बढ़ाना यानी क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, अमाउंट 1500। तो मैं बार बार रिक्वेस्ट करूंगा, सिर्फ जर्नल जानने से आप अकाउंट्स नहीं सीख सकते एज लॉन्ग एज आपको उसका लॉजिक नहीं पता कि आप कोई भी चीज को डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्रेडिट क्यों कर रहे हैं। जब तक आपको वो नहीं आता आपको अकाउंट्स नहीं आता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, सो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। नरेशन लिख लेना तुम अब अपने से, बीइंग एडजस्टमेंट फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स डन। लॉजिक यही है कि इंटरेस्ट तो बिजनेस के लिए इनकम, क्रेडिट ऑल इनकम, और बिजनेस ओनर का खाता डिडक्ट कर देगी यानी खाते में से वो 300 रुपया काट लिया जाएगा तो उससे कैपिटल कम होगा, कैपिटल कम तो डेबिट। राइट ऑफ 2000 एज फर्दर बैड डेब्ट्स, फर्दर बैड डेब्ट्स कुछ नहीं है, बैड डेब्ट्स है, ठीक है, इसकी आपको जानकारी नहीं थी तो इट इज नथिंग बट बैड डेब्ट्स। तो ठीक है बैड डेब्ट्स है तो बैड डेब्ट्स की जर्नल एंट्री क्या होती है, बैड डेब्ट्स टू डेटर। फर्दर बैड डेब्ट्स कुछ नहीं है, इट इज बैड डेब्ट्स ओनली। बहुत लोग बोलते हैं सर बैड डेब्ट्स की तो जर्नल एंट्री आती है, फर्दर बैड डेब्ट्स की जर्नल एंट्री नहीं आती है। तो जब बच्चे ऐसी बात करते हैं ना तो समझ में आता है कि ये कॉन्सेप्चुअली कुछ नहीं जानते, बस रट लिए हैं। फर्दर बैड डेब्ट्स कुछ नहीं है, बस बैड डेब्ट और हो गया है तो बैड डेब्ट और हो, पहले मान लीजिए 10,000 का बैड डेब्ट था, 2,000 का बैड डेब्ट और हो गया यानी 12,000 का बैड डेब्ट हो गया। 10,000 का बैड डेब्ट आप लिख रखे हो, 2,000 का बैड डेब्ट आप नहीं लिखे हो तो लिख दो भाई। तो फर्दर बैड डेब्ट इज एक्स्ट्रा बैड डेब्ट, एक्स्ट्रा बैड डेब्ट इज नथिंग बट बैड डेब्ट्स ओनली, बैड डेब्ट्स टू डेटर। एडजस्टमेंट वगैरह यानी नरेशन वगैरह लिख लेना। लास्ट है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का जर्नल एंट्री तुम अपने से कर लेना, क्लोजिंग स्टॉक का जर्नल एंट्री तुम अपने से कर लेना। करो फिर आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग दे देना, ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। अब थोड़ी चीजें टफ होना स्टार्ट होंगी बट ऐसा भी बहुत ज्यादा टफ नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर ठीक है तो फिर उतना टफ नहीं लगेगा। प्रूडेंस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। अगर तुम्हें प्रूडेंस प्रिंसिपल याद होगा, हमने सेकेंड या थर्ड चैप्टर प्रिंसिपल्स का किया था, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स।
उन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में जाके देखना, एक प्रिंसिपल होगा प्रूडेंस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, जो बोलता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते समय हम प्रोस्पेक्टिव लॉसेस को तो कंसिडर कर सकते हैं, बट प्रोस्पेक्टिव गेन्स को इग्नोर करना चाहिए, यानी प्रोस्पेक्टिव गेन्स को नहीं कंसिडर करना है। प्रोस्पेक्टिव लॉसेस बोले तो वैसे लॉसेस जो अभी हुए नहीं है बट हमें लग रहा है फ्यूचर में हो सकते हैं, उसको बोला जाता है प्रोस्पेक्टिव लॉसेस। सो एज पर प्रूडेंस प्रिंसिपल वी शुड टेक इनटू अकाउंट ऑल प्रोस्पेक्टिव लॉसेस बट वी शुड इग्नोर ऑल प्रोस्पेक्टिव गेन्स। यही था हमारा प्रूडेंस प्रिंसिपल। अब हम बिजनेस करते हैं तो हमें पता है एक तरह का नुकसान होगा ही होगा, वो है बैड डेब्ट्स। आप किसी को उधार दोगे, उधार में माल बेचोगे, तो हो सकता है कि मैक्सिमम, जिसको हम उधार में माल बेच रहे हैं उसको हम डेटर बोलते हैं, तो मैक्सिमम लोग हो सकता है पैसा दे दे, बट कुछ ऐसे कस्टमर होंगे, कुछ ऐसे ग्राहक होंगे जो डिलिबरेटली बैड डेब्ट्स करेंगे ही करेंगे, या हो सकता है कुछ मजबूरी हो जाए उनकी, वो इंसॉल्वेंट हो जाए, बैंकरप्ट हो जाए, तो हो सकता है शायद आपका पैसा बैड डेब्ट हो जाए, वो इररिकवरेबल हो जाए, उसकी रिकवरी पॉसिबल ना हो। कोई भी बिजनेसमैन, चाहे छोटे से छोटा बिजनेसमैन हो या बड़े से बड़ा बिजनेसमैन हो, कोई भी बिजनेसमैन ये नहीं बोल सकता कि उसके बिजनेस में बैड डेब्ट्स होता ही नहीं है। ऐसा कोई भी बिजनेसमैन नहीं है। हर इंसान जो बिजनेस करता है, सबके बिजनेस में बैड डेब्ट्स होना ही होना है, क्योंकि हर कोई बिजनेस उधार में करता ही करता है। ठीक है, चाहे सिर्फ यानी कोई भी बिजनेसमैन, आप कोई भी बिजनेस के बारे में सोच के देख लो, सब बिजनेस में उधार होता ही होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। तो बैड डेब्ट एक ऐसा नुकसान है जो होगा ही होगा, तो हम उसके लिए हम पहले से तैयार हो रहे हैं और हम भविष्य में होने वाले बैड डेब्ट्स को आज ही रिकॉर्ड कर ले रहे एज पर प्रूडेंस प्रिंसिपल। प्रूडेंस प्रिंसिपल बोलता है भविष्य में होने वाले नुकसान को आप लिख सकते हैं, लेकिन भविष्य में होने वाले गेन को नहीं लिखना है। तो हमें पता है कि फ्यूचर में कुछ ना कुछ डेटर मेरा डिफॉल्ट करेगा ही करेगा, 2%, 5%, 10%, ये हमें अंदाजा रहता ही है कि इतना % डेटर मेरा डिफॉल्ट करेगा ही करेगा। तो उसके लिए अकाउंट्स में बोला जाता है कि आप उसके लिए प्रोविजन बना लो। प्रोविजन बना लो यानी उस चीज को आप पहले ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख लो। ठीक है, प्रूडेंस प्रिंसिपल बोलता है आप अपनी सिचुएशन को थोड़ा कम करके दिखाओ, लेकिन बढ़ा के मत दिखाओ। ठीक है, याद रखना ये सब बातें, हर एक चीज लिखाई नहीं जा सकती। हाँ, तुम प्रिंसिपल्स वाले चैप्टर को निकालोगे तो वहां पे ये सब तुमको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो प्रूडेंस प्रिंसिपल यही बोलता है कि चीज को थोड़ा कम करके दिखाओ, लेकिन बढ़ा के मत दिखाओ। तो यहां तक क्लियर है। प्रोविजन फॉर बैड और डाउटफुल डेब्ट कैलकुलेट होगा डेटर माइनस फर्दर बैड डेब्ट पे। ये सब मैं भी एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, इतना तुम लिखो। ठीक है, तो अब कहानी क्या है, भविष्य में होने वाले बैड डेब्ट्स को हम आज लिख रहे हैं। ठीक है, होने वाले, होगा नहीं होगा ये हम नहीं जानते, बस हम एक एस्टिमेट लगा रहे हैं कि फ्यूचर में मेरा इतना पैसा डूब सकता है। तो एज पर प्रूडेंस प्रिंसिपल वी कैन टेक इनटू अकाउंट प्रोस्पेक्टिव लॉसेस। तो जैसे ही आप भविष्य में होने वाले नुकसान को आज लिखोगे तो आज आपका नुकसान क्या होगा, बढ़ जाएगा। जितने भी लॉसेस होते हैं, एक्सपेंस एंड लॉसेस, या तो ट्रेडिंग के डेबिट में लिखाते हैं या P&L के डेबिट में। बैड डेब्ट्स प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है, तो ये कहां रिकॉर्ड होगा, P&L के डेबिट में। लेकिन हम इसको नाम बैड डेब्ट्स नहीं देंगे, हम इसको क्या नाम देंगे, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। तो जैसे ही जिनको अकाउंट्स की नॉलेज है वो ये देखेंगे तो वो ये समझ जाएंगे कि एक्चुअल में बैड डेब्ट्स नहीं हुआ है, ये हमें लग रहा है कि अगले साल इतने का बैड डेब्ट्स हो सकता है। तो फ्यूचर में होने वाले बैड डेब्ट्स को आज हम लोग रिकॉर्ड कर ले रहे हैं, तो आज हमारा एक्सपेंस एंड लॉसेस क्या होगा, बढ़ जाएगा। एक्सपेंस एंड लॉसेस बढ़ने का मतलब या तो ट्रेडिंग का डेबिट या P&L का डेबिट।
ट्रेडिंग के डेबिट में सिर्फ वही एक्सपेंस एंड लॉसेज लिखाते हैं जो प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए हैं। ये प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग से नहीं जुड़ा हुआ है तो ये कहाँ रिकॉर्ड होगा, P&L के डेबिट में। और हमें लग रहा है कि फ्यूचर में इतने अमाउंट का डेटर डिफॉल्ट कर जाएगा, तो एज पर प्रूडेंस प्रिंसिपल आज आप उसको दिखा सकते हो। तो आज ही आप अपने बैलेंस शीट में डेटर में से वो अमाउंट डिडक्ट कर दो। ठीक है, आप लिखो, फिर मैं न्यूमेरिकल एग्जांपल करके दिखाऊंगा। एंड जर्नल एंट्रीज का क्या होगा, अगर आप लेजर से जर्नल कर सकते हो तो यहां से मैं जर्नल एंट्री कर सकता हूं। जर्नल एंट्री फॉर प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये P&L के डेबिट में है। P&L के डेबिट में इसका मतलब P&L डेबिट हुआ होगा टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। नरेशन लिख देना, बीइंग प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स क्रिएटेड। तो मैं फिर समअप करता हूं और अभी मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा। एग्जाम्पल के थ्रू करोगे तो चीज तुमको और क्लियर होनी स्टार्ट होगी। ठीक है, बट मैं फिर कहूंगा, जब तक तुम्हारा बेसिक्स कमजोर रहेगा, जब तक तुम थ्योरेटिकल बेस कमजोर रहेगा, तब तक तुमको प्रैक्टिकल में दिक्कत आएगी। कोई तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। प्रूडेंस प्रिंसिपल, भविष्य में होने वाले नुकसान को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो हमें पता है कि जितना भी डेटर है उसमें से 1%, 2%, 5% डेटर डिफॉल्ट करेगा ही करेगा। तो एज पर प्रूडेंस प्रिंसिपल विल रिकॉर्ड प्रोस्पेक्टिव लॉसेज। हमें एग्जैक्टली नहीं पता कितने का नुकसान होगा, लेकिन बिजनेस करते करते एक अंदाजा हो जाता है कि यार 5% तो डेटर डिफॉल्ट मारेगा ही मारेगा, 10% डिफॉल्ट होगा। ठीक है, बिजनेस करते करते एक एस्टिमेट लग जाता है। वो करेक्ट भी हो सकता है और इनकरेक्ट भी हो सकता है, आपका एस्टिमेट सही भी हो सकता है, गलत भी। तो एज पर प्रूडेंस प्रिंसिपल भविष्य में होने वाले नुकसान को हम आज लिख लेंगे। तो आज हमारा नुकसान क्या होगा, बढ़ जाएगा, लेकिन वो भविष्य में होने वाला नुकसान है, हुआ नहीं है। तो इसके लिए उसको बैड डेब्ट्स मत लिख देना, उसको हमने क्या नाम दिया है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। जैसा मैंने कहा, जिनको अकाउंट्स की नॉलेज है वो जैसे ही इसको देखेंगे P&L के डेबिट में तो वो समझ जाएंगे। मान लो ये 1000 रुपया यहां लिखा हुआ है, तो जैसे ही वो देखेंगे यहाँ पे 1000 रुपया तो वो समझ जाएंगे कि 1000 का नुकसान नहीं हुआ है। हमने प्रूडेंस प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए हमें लग रहा है कि अगले साल 1000 का नुकसान हो सकता है, तो अगले साल 1000 के नुकसान को हम आज लिख रहे हैं, बिकॉज हम लोग क्या प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, प्रूडेंस प्रिंसिपल। तो उसको बैड डेब्ट्स नाम नहीं देंगे, उसको क्या नाम देंगे, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। प्रूडेंस प्रिंसिपल बोलता है अपनी स्थिति को बढ़ा के नहीं दिखाना है, थोड़ा कम करके दिखाना है। तो मान लो मेरा 50,000 का डेटर है, जिसमें से मेरे को लग रहा है कि फ्यूचर में 1000 का डेटर डिफॉल्ट मार जाएगा। मान लो ना मैं यहाँ पे 1000 दे दे रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल 1000। तो हमने P&L के डेबिट में लिख दिया। मान लो मेरा डेटर 50,000 है, तो उसमें से मेरे को लग रहा है 1000 का डेटर फ्यूचर में डिफॉल्ट मारेगा। तो अगर 1000 का डेटर फ्यूचर में डिफॉल्ट मारेगा तो मेरे हिसाब से मेरा कितने का डेटर ही सिर्फ फ्यूचर में रियलाइज होगा, 49,000। तो एक तो आप P&L के डेबिट में लिखेंगे, क्यों, क्योंकि भविष्य में होने वाले नुकसान को आप आज लिख रहे हो। तो आज आप अपने नुकसान को क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। नुकसान को कहां लिखा जाता है, या तो ट्रेडिंग के डेबिट में या P&L के डेबिट में। अगर वो प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हुआ है तो ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा, लेकिन ये तो प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये कहां जाएगा, P&L के डेबिट में। मान लीजिए आपका डेटर 50,000, आपको लग रहा है भविष्य में 1000 का डेटर डिफॉल्ट मारेगा। इसका मतलब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप अपने डेटर से कितना रियलाइज करोगे, 49,000। ठीक है, आपका डेटर है अभी भी 50,000 का ही, आपको ऐसा लग रहा है 1000 रुपया डूब सकता है, तो आपको लग रहा है कि मेरे को फ्यूचर में डेटर से कितना मिलेगा, 49, लेकिन अभी भी आपका डेटर है कितना, 50। प्रूडेंस बोलता है आप अपनी स्थिति को थोड़ा सा कम करके दिखा दो, वो चल जाएगा। तो मैं अपने डेटर को थोड़ा कम करके दिखा रहा हूं, तो प्रूडेंस प्रिंसिपल सेटिस्फाई हो रहा है और इंडिया में प्रूडेंस प्रिंसिपल फॉलो होता है। जर्नल क्या बनी, P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, तभी तो ये P&L के डेबिट में आया। करो फिर एग्जांपल करते हैं।
सो फर्स्ट एग्जांपल, मान लो एक ट्रायल बैलेंस है, तुमको उसमें दिया हुआ है डेटर 1 लाख और तुमको बोलता है यू हैव टू क्रिएट प्रोविजन एट 10% ऑफ डेटर फॉर बैड डेब्ट्स। तो इसको फाइनल अकाउंट्स में दिखाना है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप करना पसंद करता हूं बिकॉज जब तक मैं लर्निंग स्टेज में हूं, जब तक मैं स्टेप बाय स्टेप ना करूं तब तक हम लर्न नहीं कर सकते। ओल्ड बैड डेब्ट्स 0 है। ओल्ड बैड डेब्ट्स यानी बैड डेब्ट्स जो ट्रायल बैलेंस के अंदर होता है, ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेब्ट्स नहीं है। फर्दर बैड डेब्ट्स वो भी 0 है। फर्दर बैड डेब्ट्स यानी बैड डेब्ट्स जो एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, एडजस्टमेंट में कहीं बैड डेब्ट्स नहीं है। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स है, बैड डेब्ट्स नहीं है। अब हमें पता है न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स बनाना है 10%, और अभी मैंने तुम्हें थ्योरी में लिखा है वो बनता है 10% ऑफ डेटर माइनस फर्दर बैड डेब्ट। डेटर है मेरा 1 लाख, फर्दर बैड डेब्ट हुआ है 0, तो 1 लाख माइनस 0 1 लाख, 1 लाख का 10% 10,000। बहुत लोग क्या करेंगे ना, कुछ नहीं, बस डायरेक्ट 10,000 लिख लेंगे और अपने आप को बहुत तेज समझ लेंगे कि हमको सब आ गया, वी नो एवरीथिंग अबाउट अकाउंट्स। कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं लिखेंगे। न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट 10/100 इंटू डेटर माइनस फर्दर, कुछ नहीं, 1 लाख माइनस 0 कुछ नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट 10,000। क्योंकि उनको लगता है टीचर गधा है, वो बेवकूफ इंसान है जो इतना लिखता है। हम तेज हैं, हम सब जानते हैं। तो भैया मैं बार बार बोल दे रहा हूं, तुमसे बड़ा गधा इंसान कोई नहीं होगा। तुम कुछ नहीं जानते अकाउंट्स के बारे में, अभी तो एक्चुअल में अकाउंट स्टार्ट भी नहीं हुआ है। वो तुम तभी अच्छे से कर पाओगे जब तुम बेसिक्स को अच्छे से समझते हो। तुम जितना ज्यादा घमंड में रहोगे ना, जितना कम मेहनत करोगे, उतना तुम खत्म होते जाओगे अकाउंट्स में। तो अगर अकाउंट सीखना है तो स्टेप बाय स्टेप सीखते चले जाओ। सो ओल्ड बैड डेब्ट्स नहीं है। ट्रायल बैलेंस के अंदर जो बैड डेब्ट्स होता है दैट इज ओल्ड बैड डेब्ट्स। सो ओल्ड बैड डेब्ट 0, फर्दर बैड डेब्ट 0, प्रोविजन बना है 10% ऑफ डेटर माइनस फर्दर बैड डेब्ट, 1 लाख माइनस 0 10,000। सो हमें लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर 10,000 का हमें क्या हो सकता है, लॉस। तो एज पर प्रूडेंस प्रिंसिपल अगले साल का 10,000 का लॉस हम आज लिख सकते हैं। तो जैसे ही वो 10,000 का लॉस हम लिखेंगे, मेरा लॉस 10,000 से बढ़ जाएगा। ठीक है, और बैलेंस शीट मेरा डेटर है 1 लाख का, हमें लग रहा है फ्यूचर में 10% का डेटर डिफॉल्ट कर सकता है। तो 1 लाख का 10% 10,000, ठीक है। फर्दर बैड डेब्ट 0 है, तो उस 10,000 को हम आज लिख लेंगे एज पर प्रूडेंस प्रिंसिपल। आप अपनी सिचुएशन को कम करके दिखा सकते हो। तो आप अपने एसेट्स को कम करके दिखा रहे हो, इसका मतलब आप अपनी सिचुएशन को कम दिखा रहे हो, प्रूडेंस प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है। तो हमें लग रहा है फ्यूचर में हमें सिर्फ कितना रियलाइज होगा डेटर से, 90,000। ठीक है, ये फर्स्ट एग्जाम्पल था। तुम आराम से वीडियो पॉज करके फर्स्ट एग्जाम्पल लिख लो, मैं सेकेंड एग्जाम्पल पे बढ़ता हूं। सेकेंड एग्जाम्पल सब कुछ वही है, बस मैं एक बात और ऐड कर देता हूं, फर्दर बैड डेब्ट्स 10,000, ठीक है, एंड प्रोविजन 10% का जगह 5% कर देते हैं। सॉल्यूशन पे आते हैं। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल है ये, ठीक है। ओल्ड बैड डेब्ट्स 0, ओल्ड बैड डेब्ट्स हमें कहां मिलता है, ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं है। ओल्ड बैड डेब्ट 0, फर्दर बैड डेब्ट्स कितना, 10,000, प्रोविजन 5%।
प्रोविजन क्या है, हमें लग रहा है फ्यूचर में 5% डेटर डिफॉल्ट कर जाएगा। 5% किस चीज का, डेटर माइनस फर्दर बैड डेट। डेटर कितने का, 1 लाख का, फर्दर बैड डेट 10,000, तो 90,000 का 5%, 90,000 का 5%, 4500। अब क्या लॉजिक लगा, 1 लाख का डेटर है, ठीक है, एडजस्टमेंट में हमें दे रहा है कि इसी साल 10,000 का बैड डेट हो चुका है। फर्दर बैड डेट इज नथिंग बट बैड डेट ऑफ दिस ईयर ओनली विच वी हैवंट रिकॉर्डेड, ठीक है। प्लीज वर्डिंग्स अच्छे से सुनना, फर्दर बैड डेट कुछ नहीं है, फर्दर बैड डेट इसी साल का बैड डेट है जो आपने लिखा नहीं। तो 10,000 बैड डेट क्या होता है, पैसा नहीं मिला, तो 1 लाख में 10,000 नहीं मिला, तो आपका डेटर कितना बचा, 90,000। अब आपको लग रहा है भविष्य में 5% का डेटर डिफॉल्ट कर जाएगा, तो आप खुद अपना दिमाग लगा लो, 1 लाख का 5% या 90,000 का 5%। अगर आप अभी भी सोच रहे हो 1 लाख का 5%, तब आप कुछ समझ ही नहीं रहे। क्यों 1 लाख का 5% आप सोच रहे हो, भैया आपका डेटर 1 लाख था, लेकिन इसी साल 10,000 का बैड डेट हो चुका है जो आपने रिकॉर्ड नहीं किया है। तो एक्चुअल में आप ये जो 1 लाख लिखे हो ये गलत लिखे हो, एक्चुअल में आपका इसी साल के एंड में डेटर बचता है 90,000, और आपको लग रहा है फ्यूचर में 5% डेटर और डिफॉल्ट मारेगा। तो भैया 1 लाख का 5% थोड़ी मारेगा, 90,000 का 5% मारेगा, क्योंकि आपका डेटर ही 90,000 बचता है। तो देख लो फॉर्मूला का लॉजिक बैठ रहा है। तो प्लीज हर कुछ स्टेप बाय स्टेप लिखना, तो ही आप अकाउंट सीख पाओगे। अगर आप अभी भी अपने आप को बहुत बड़े अकाउंटेंट समझते हो तो फिर डायरेक्ट लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब छोड़ देना। ये सब टीचर तो गधा है जो इतना लिखता है, आप बहुत बड़े विद्वान हो। So further bad debts is nothing but bad debts of current year. Further bad debts is nothing but bad debts of current year which you haven't recorded. So bad debts is a loss. Bad debts 10,000। हमें लग रहा है अगले साल 5% डेटर डिफॉल्ट कर जाएगा। बहुत लोग सोचेंगे 1 लाख का 5%, बट जिनको अकाउंट्स की नॉलेज है उनको पता है 90,000 का 5%, क्योंकि 1 लाख में 10,000 तो बैड डेट इसी साल हो गया, तो डेटर ही बचा 90,000, तो 90,000 का 5% यानी 4500 हमें लग रहा है अगले साल डिफॉल्ट करेगा। प्रूडेंस प्रिंसिपल, भविष्य में होने वाले नुकसान को आप आज लिख सकते हो, और भविष्य में होने वाले जिस नुकसान को हम आज लिख रहे हैं उसके लिए हम एक क्या बना रहे हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, और वो कितना 4500। बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे, 1 लाख का डेटर था, 10,000 बैड डेट हो गया, इसका मतलब डेटर कितना बचा 90,000, तो डेटर में से क्या लेस हो जाएगा, फर्दर बैड डेट। फर्दर बैड डेट क्या होता है, जो एडजस्टमेंट के बाहर मिलता है, जिसको अभी तक हमने एडजस्ट नहीं किया। तो हमारा डेटर कितना 90,000। अब मेरे को लग रहा है इस 90,000 में 5% फ्यूचर में डिफॉल्ट मारेगा, तो 90,000 का 5% यानी हमें फ्यूचर में लग रहा है 4500 डिफॉल्ट मारेगा। प्रूडेंस प्रिंसिपल बोलता है भविष्य में होने वाले नुकसान को आज लिख लो, हमने लिख लिया। प्रूडेंस प्रिंसिपल बोलता है अपनी सिचुएशन को थोड़ा कम दिखा दो, चलेगा, तो ठीक है कम करके दिखा देते हैं। न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट 4500। तो हमें लग रहा है फ्यूचर में सिर्फ हमारा कितने का डेटर रियलाइज होगा, 85,500 रियलाइज होने होता है, उतने से ही सिर्फ कैश मिलेगा। ये हो गया मेरा एग्जांपल नंबर 2। थर्ड एग्जांपल, ठीक है, थर्ड एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल है ये। सो ट्रायल बैलेंस के अंदर जो बैड डेट होता है दैट इज ओल्ड बैड डेट्स। तो ओल्ड बैड डेट 10,000। अब क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस के अंदर है, इसका मतलब ऑब्वियसली इसका जर्नल लेजर सब कुछ हो चुका है, इसका मतलब ये वाला बैड डेट डेटर से ऑलरेडी एडजस्टेड है, इसका मतलब आपको इसको डेटर से सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। दिस इज ऑलरेडी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डेटर, आपको अलग से इसको सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है।
इसका मतलब आपका डेटर कितना रहा होगा, 1/10 में 10,000 बैड डेट जो आप ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हो, तो आपने बोला डेटर कितना 1,00,000 था। बाद में पता चल रहा है 20,000 और डूब गया जो आपने रिकॉर्ड नहीं किया है क्योंकि वो एडजस्टमेंट में दिया हुआ है। फर्दर बैड डेट 20,000, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप करते हैं, प्रोविजन बाद में आता हूं मैं। तो मेरा ओल्ड बैड डेट है 10 और डूब गया 20, फर्दर बैड डेट 20, तो इसका मतलब, और दोनों इसी साल डूबा है, ये नहीं कि फर्दर बैड डेट कोई किसी दूसरे साल का है, ये आप रिकॉर्ड कर चुके हो, क्योंकि रिकॉर्ड कर चुके तो ही तो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिख रहा है। ये इसी ईयर का बैड डेट से जो अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है, रिकॉर्ड इसीलिए नहीं हुआ है तो ही तो ये एडजस्टमेंट में दिख रहा है। तो 10 + 20 टोटल बैड डेट से नुकसान 30, डेटर कितने का 1,00,000 का। इसको हम लोग डेटर से नहीं सबट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस के अंदर है, इसका मतलब ये ऑलरेडी डेटर से एडजस्टेड है, लेकिन ये अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है, इसकी हमें इन्फो नहीं थी, अब हमारे पास इन्फो आई है, तो अब हम इसको सबट्रैक्ट करेंगे। तो मेरा डेटर कितने का, इसलिए हर एक वर्ड अच्छे से मैं यूज कर रहा हूं, कहां ओल्ड बैड डेट लिख रहा हूं, कहां फर्दर बैड डेट लिख रहा हूं। तो अब मेरा डेटर कितने का बचा, सिर्फ 80,000 का। हमें लग रहा है फ्यूचर में 2% डेटर डिफॉल्ट मारेगा, लोग क्या करेंगे, 1,00,000 का 2%, 2,000। क्यों भैया 1,00,000 का 2%? आपका तो डेटर ही 80,000 बच रहा है, क्योंकि 20,000 का नुकसान तो इसी साल हो गया, तो आपका डेटर ही 80,000 बच रहा है। तो फ्यूचर में आपके पास कोई 1,00,000 का डेटर तो है ही नहीं, आपके पास तो सिर्फ 80,000 का डेटर है। तो 80,000 का 2%, आप कहां 1,00,000 का 2% निकाल रहे हैं? इसका मतलब आप फॉर्मूला अच्छे से समझ के नहीं गए थे। प्रोविजन फॉर बैड डेट कैलकुलेट होता है डेटर माइनस फर्दर बैड डेट पे। डेटर इज 1,00,000, फर्दर बैड डेट इज 20,000, 80,000 का 2% 1,600। हमें लग रहा है फ्यूचर में 1,600 रुपए का बैड डेट और होगा। प्रूडेंस प्रिंसिपल बोलता है भविष्य में होने वाले नुकसान को लिख सकते हो, भविष्य में होने वाले नुकसान को अगर आज लिखेंगे तो आज मेरा नुकसान 1,600 से बढ़ जाएगा। प्रूडेंस प्रिंसिपल बोलता है आप अपनी सिचुएशन को थोड़ा कम करके दिखाओ, तो ठीक है 1,600 का नुकसान और यही हम डेटर में से घटा देंगे। तो इसका मतलब हमें फ्यूचर में लग रहा है डेटर से कितना रियलाइज होगा, 78,400। तो अब इससे बेटर वे से मैं नहीं समझा सकता, ठीक है। करवाने को हम भी पहले ही दिन से सिर्फ क्वेश्चन 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 करवाते रह जाते तो उससे कोई अकाउंट्स नहीं सीख पाओगे आप। अकाउंट सीखने के लिए ना पहले थ्योरी जानना जरूरी है, चीजों का ट्रीटमेंट समझना जरूरी है, जर्नल समझना जरूरी है, क्यों डेबिट क्यों क्रेडिट समझना जरूरी है, ठीक है। अब एंड में है, तुमको भी पता है ये सब बातें मैंने 1000 बार बोल चुका हूं, ये नहीं कि कोई पहली या दूसरी बार बोल रहा हूं, बोल बोल के थक चुका हूं। लेकिन तुम में से अभी भी बहुत लोग अकाउंट्स पढ़ना नहीं जानते, तो मैं देखता हूं ना तुम जिस वे से आंसर करते हो ना उससे समझ में आता है कि तुम कितना अकाउंट्स कैसे पढ़ा जाता है ये समझते हो। अभी भी तुम में से बहुतों को लगता है सिर्फ क्वेश्चन बना लेने से अकाउंट्स आ जाएगा, कभी नहीं आ पाएगा। तो अच्छे से प्रोविजन के कॉन्सेप्ट को समझो, तीनों एग्जांपल्स को अच्छे से देखो, रट मत लेना, ठीक है। कोई सी भी बात नहीं समझ में आए तो पूछ लेना कि ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है। ये सब कॉन्सेप्ट इजी नहीं है लेकिन हार्ड भी नहीं है, अगर आप थोड़ा सा मेहनत करने को रेडी हो तो। मेहनत नहीं करना चाहते, काम चोरी करना चाहते हो, तब तो हर चीज आपको हार्ड लगेगा। और जितना एफर्ट्स तुम 11th में डाल दोगे उतना ही तुमको 12th में इजी लगेगा अकाउंट्स। जितना कम एफर्ट्स तुम लोग 11th में डाल रहे हो जो बच्चे, उनको 12th में समझ में आएगा एक्चुअल में क्या होता है अकाउंट्स, ठीक है। तो आज के लिए हम फिर यहीं पे एंड करते हैं। अगले क्लास में भी स्टार्ट में एक प्रोविजन ही कराऊंगा और उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे, या शायद देखता हूं
करो पहले इतना, ठीक है। चलो, हैव अ नाइस डे।